हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे द 13 पार्ट 3, जो कि आया था पार्ट 2 के एक साल बाद 1982 में। इसके भी डायरेक्टर हैं स्टीव माइनर, जो कि सेकंड पार्ट के भी थे, और ये डायरेक्टली सेकंड पार्ट से कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देख लेना स्टोरी समझने के लिए। बाकी ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, नहीं तो इस सीरीज को कवर करने का क्या फायदा। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सेकंड पार्ट के क्लाइमैक्स से, जब पॉल और जिनी जेसन के कैबिन में उससे लड़ रहे थे और जिनी ने एक मशैटी जेसन के कंधे में घुसा दिया था। इसके बाद उसका चेहरा देखकर वो दोनों तो निकल गए थे, लेकिन जेसन अब भी जिंदा था। काफी बुरी हालत में वो भी वहां से निकल गया और फिर हम देख पाए उसकी मॉम का कटा हुआ सर। तो यानी कि पिछले पार्ट के एंड में जब जेसन विंडो तोड़कर जिनी के ऊपर झपटा था, वो सिर्फ एक बुरा सपना था जिनी का, जैसे कि फर्स्ट पार्ट के एंड में भी था जेसन का लेक से निकलने वाला। कई सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि कुत्ता तो मर गया था, फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हुआ, तो उसका भी जवाब यही है कि वो सिर्फ जिनी का सपना था। यार ये तो हो गया पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर, जो कि एग्जैक्ट उसी टाइम से स्टार्ट होगा जब जेसन उठ के चला गया। हम देखते हैं क्रिस्टल लेक स्टोर को, जो कि लेक के पास ही मौजूद है, और वहां पर है स्टोर के ओनर्स हैरोल्ड और उसकी वाइफ एडना। न्यूज के जरिए उन्हें मैसेकर के बारे में पता चल गया, जो कि इन्हीं के एरिया में हुआ है, और उसकी इकलौती सर्वाइवर है जिनी। यानी पॉल भी मारा गया, लेकिन कैसे वो हम नहीं जानते। तेज हवा के चलते वो बाहर झांकती है तो वहां खड़ा था जेसन, वो भी बिना मास्क के, लेकिन ये हम जानते हैं ये नहीं। उसे हैरोल्ड समझकर वो बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाने पर उसे कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो कपड़े लेकर अंदर आ गई, लेकिन जेसन वहीं पर मौजूद था। वो हैरोल्ड के पास पहुंच गई, जिसके हाथ में था एक रैबिट। एडना के कहने पर वो उसे वापस छोड़ने जाता है तो देखता है कि बाकी रैबिट्स मरे पड़े थे, और एक काम था एक सांप का, जिसने उसे भी डरा दिया। डर को दूर करने के लिए वो वॉशरूम में जाकर थोड़ी लगा रहा था कि तभी सामने वाला पर्दा हिलने लगा, इसलिए वो पहुंचा चेक करने, और तभी जेसन ने एक क्लेवर सीधा उसकी छाती में घुसाकर उसे पूरी तरह डर से छुटकारा दिला दिया। हैरोल्ड के पीछे आई एडना, जो कि एक चूहे से डर रही थी, इसलिए जेसन ने मजबूरन उसका भी डर दूर कर दिया। ऐसी सुबह हो गई, और सुबह में हम देखते हैं क्रिस को, जो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने अपने पुराने घर जा रही है, जो मौजूद है क्रिस्टल लेक पर। उसकी गैंग में है एंडी, उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड डेबी और अनोइंग प्रैंकस्टर शैली। वो मिलते हैं वेरा से, जो कि ब्लाइंड डेट है शैली की, और शैली को देखकर वो सोच रही थी कि मैं सच में ब्लाइंड होती तो अच्छा होता। खैर अचानक उनका ध्यान जाता है अपनी वैन से निकलते धुएं पर, इसलिए डर के मारे वो जल्दी से पास पहुंचे, लेकिन वो था उनके ग्रुप का गंजेड़ी कपल चिली और चक। यहाँ कुल मिलाकर एक मरने लायक ग्रुप तैयार हो गया। ये नहीं जानते कि कल रात क्रिस्टल लेक पर क्या क्या हुआ था, क्योंकि शायद इनमें से कोई भी न्यूज नहीं देखता। ऐसे ही फूकते हुए वो लेक के पास पहुंच गए, और तभी उनके पीछे लग गई पुलिस। अब डर के मारे सारी भीड़ उन्हें चबानी पड़ी, लेकिन पुलिस निकल गई आगे, क्योंकि वो जा रहे हैं स्टोर पर, जिसमें से निकाला जा रहा है हैरोल्ड और एडना की बॉडीज को। ये देखकर क्रिस थोड़ी परेशान हुई, लेकिन ज्यादा सोचकर वीकेंड खराब कौन करे। आगे उन्हें रुकना पड़ा सड़क के बीच में सो रहे एबल नाम के आदमी की वजह से, जिसके हाथ में एक आंख थी, और वो बोल रहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन वो सब चल दिए आगे। कुछ ही देर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां कोई पहले से कैबिन में छुपा हुआ उन्हें देख रहा था। बाकी सब मौज में थे, इसलिए क्रिस अकेली अंदर गई तो उसने क्रिस को दबोच लिया, क्योंकि वो था उसका बॉयफ्रेंड रिक। यह हरकत क्रिस को जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस जगह से इसकी 2 साल पुरानी काफी भयानक यादें जुड़ी हैं, और नॉर्मल होने में इसे थोड़ा वक्त लगेगा। वो दोनों बैग्स लेने जाते हैं तो वैन का डोर खुला था, तभी उसमें बैठे शैली ने क्रिस को डरा दिया। क्रिस ने वीकेंड के लिए डेबी को अपना बेडरूम दे दिया, लेकिन उसमें बेड था ही नहीं, इसे झूले से काम चलाना होगा। विंडो से पर्दा हटाने पर बाहर बॉन्ड में हलचल हो रही थी, जो काफी अजीब है, क्योंकि 2 साल से ये जगह बंद थी, इसलिए फिलहाल उसने इग्नोर कर दिया। ज्यादा टेंशन क्यों लेनी। रिक और क्रिस दोनों काम में लगे हुए थे कि तभी एक चीख सुनकर वो दोनों पहुंचे चेक करने, तो उन्हें मिली शैली की लाश। उसे देखकर क्रिस बुरी तरह सहम गई, लेकिन एंडी के गुदगुदी करने पर शैली उठ गया। ये भी एक घटिया प्रैंक था, जो किसी को पसंद आया नहीं। इसके बाद रिक की कार लेकर वेरा स्टोर जा रही थी, पर बिना शैली के, लेकिन आखिर में वो मान गई। स्टोर पहुंचने पर फॉक्स नाम की एक बाइकर वेरा से पंगे लेने लगी, और उसके साथ ही अली और लोको ने शैली को पकड़ लिया। उनसे पीछा छुड़ाकर वो दोनों वहां से निकल रहे थे, लेकिन गलती ये हुई कि ड्राइविंग सीट पर बैठ गया शैली। उसने गलती से रिवर्स गियर डालकर उन बाइकर्स की बाइक गिरा दी, और ये देख लिया अली ने। वो कार के शीशे तोड़ने लगा, इसलिए इस बार शैली ने जानबूझकर उन बाइक्स को कुचल दिया। फिर वो दोनों वहां से चल दिए, और इससे वेरा काफी इंप्रेस हो गई, लेकिन उतना ही मैड हो चुका था अली।
वो दोनों वापस घर पहुंचे तो हम देख पाए कि बाण में सच में कोई छुपा है और वो है जेसन। स्टोर से इसने कपड़े बदल लिए। अब अपनी कार की ऐसी हालत देखकर रिक काफी गुस्सा हो गया। वो वहां से निकल रहा था लेकिन क्रिस ने उसे रोक लिया। वो दोनों उसी कार में बैठकर निकल गए थोड़ा टाइम अकेले में बिताने के लिए। और ये सब ड्रामा देख रहा था जेसन, जो कि उसकी समझ के बाहर था, इसलिए अब ये वो करेगा जो इसकी समझ में आता है। और शुरुआत होगी उन बाइकर से जो कि वहां पहुंच चुके हैं बान को जलाने के लिए। इतने में अली और लोको वैन से फ्यूल निकाल रहे थे। फॉक्स पहुंच गई थी बान में और जेसन भी वहीं था, लेकिन फॉक्स के मुड़ते ही वो गायब हो गया। वो ऊपर जाकर झूला झूलने लगी तो लोको उसे रोक रहा था, लेकिन अगले पल वो गायब थी। चेक करने पर लोको को मिलती है उसकी लाश, जिसे गले में पिचफोर्क घुसाकर टांगा हुआ था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले जेसन ने पिचफोर्क उसके आर पार करके उसे भी मार डाला। इधर अली के काफी बुलाने पर भी जब वो दोनों बाहर नहीं आए तो वो खुद ही अंदर आ गया और अंदर आते ही उसका वेलकम किया लोको की लाश ने। जेसन भी सामने ही था, इसलिए मशाटी लेकर वो उससे भिड़ने पहुंच गया, लेकिन एक हाथ पड़ते ही वो मिला जमीन पर। उस पे कई सारे वार करके जेसन भी हो गया साइड में, क्योंकि बाहर मौजूद थे एंडी और डेबी। एंडी बांड के अंदर आना चाह रहा था, जो कि जेसन भी चाहता था, लेकिन डेबी के मना करने पर वो दोनों चल दिए। इसी तरह रात हो गई और इधर क्रिस की अपनी कहानी चालू थी। उसके मुताबिक 2 साल पहले जब ये दोनों डेट से लौटे थे तो क्रिस के पेरेंट्स ने इसे काफी सुनाई थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए ये जाकर छुप गई थी जंगल में। लेकिन तभी एक डिफॉर्म आदमी ने इस पर अटैक कर दिया था, जो कि हम जानते हैं कि जेसन था, क्योंकि वो भी जंगल में रह रहा था। उस स्ट्रगल के बीच ये बेहोश हो गई थी और आंख खुलने पर ये थी अपने बेड में। इसके पेरेंट्स ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो डर आज भी इसके अंदर मौजूद है और उसी का सामना करने ये पहुंची है वापस यहीं पर। सामना तो जरूर होगा। खैर अब वापस जाने का टाइम हुआ तो कार की बैटरी डेड हो गई, इसलिए दोनों पैदल ही चल दिए। इधर वह अकेले में लेक किनारे बैठी थी, तभी किसी ने पानी में से उसका पैर जकड़ लिया, जिससे वो काफी डर गई। लेकिन ये भी शैली का प्रैंक था। इस बार उसके पास एक हॉकी मास्क और एक स्पेयर गन। यही बनेगा जेसन का आइकॉनिक मास्क। खैर वो उसे बुरी तरह सुना देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया चल रहा था, इसलिए वो बान में चला गया। वह अपना वॉलेट पानी में से निकाल रही थी, तभी जेसन वही मास्क पहने स्पेयर गन लेकर वहां आ गया और उसने स्पेयर मारा सीधा वेरा की आंख में, जिससे वो मौके पर ही मर गई। इधर रोमांस के बाद डेबी नहा रही थी और एंडी हाथों पर चलकर उसे इम्प्रेस कर रहा था। इसी तरह चलते हुए वो बाहर निकल आया जहां मौजूद था जेसन। उसने ऐसा मशाटी मारा कि एंडी का सारा बैलेंस बिगाड़ दिया और ये इस फ्रेंचाइज की सबसे पॉपुलर किल्स में से एक है। नहाने के बाद डेबी आराम से मैगजीन पढ़ रही थी, तभी खून की बूंदें गिरने पर उसकी नजर ऊपर फंसी एंडी की लाश पर पड़ गई, जिसके हाल बुरे थे। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जेसन ने नीचे से एक चाकू उसके आर पार करके उसे मार डाला, जैसे इसकी मॉम ने फर्स्ट पार्ट में मारा था जैक को। उधर दोनों नशेड़ी पॉपकॉर्न भून रहे थे। उसी वक्त लाइट जाने पर चक चेक करने चला गया, तभी काफी बुरी हालत में शैली आ जाता है चिली के सामने, लेकिन वो उसे प्रैंक समझ रही थी, इसलिए बेचारे शैली को जान गंवानी पड़ी। उधर जनरेटर रूम में पहुंचते ही जेसन ने चक को सर्किट बोर्ड पर फेंक कर उसे भून डाला। इधर शैली की मौत का एहसास होते ही चिली बुरी तरह चिल्लाते हुए जाती है डेबी के रूम में, लेकिन उनके भी सिर्फ लाशें ही पड़ी थी। वो पागलों की तरह शोर मचाते हुए इधर उधर भाग रही थी, इसलिए जेसन ने खौलता हुआ फायर पोकर उसके पेट में घुसाकर उसे भी चिंता से मुक्त कर डाला। कुछ देर बाद क्रिस और रिक वापस लौटे और सभी को गायब देखकर उन्हें लगा कि सभी ने छोड़कर भाग गए। रिक बाहर चेक करने गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसे जकड़ रखा था जेसन ने। हाथों से ही उसका स्कल क्रश करके वो उसे भी मार देता है। और जब क्रिस ऊपर जाती है तो टब में खून से सने कपड़े पड़े थे, इसलिए वो बांध में जा रही थी रिक को ढूंढने। तभी अचानक लोगों की लाश ने उसे डरा दिया। तब उसने वापस जाकर कैबिन को अच्छे से लॉक कर दिया, लेकिन तभी जेसन ने खिड़की से पॉल की लाश को अंदर फेंक दिया, और ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। खैर वो खुद भी अंदर आ गया एक कुल्हाड़ी लेकर। उससे बचने के लिए क्रिस ने ऊपर जाकर कई सारी किताबें उस पर गिरा दी और इतने पढ़ाई के बोझ से बेचारा गिर गया। क्रिस ने सहारा लिया स्टोर रूम का, पर वहां भी डेबी की लाश पड़ी थी, इसलिए वो चिल्ला उठी, जिससे जेसन उस तक पहुंच गया। वो दरवाजा चीर कर खोल रहा था, इसलिए क्रिस ने डेबी की लाश में से चाकू निकालकर उसके हाथ में घुसा डाला। फिर बिना रुके चाकू चलाते हुए उसके पैर में घुसाकर क्रिस ने थोड़ा टाइम बाय कर लिया। जेसन ने भी वो चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन किस्मत से वो बच गई। अब वो खिड़की से निकल रही थी, लेकिन जेसन ने उसे पकड़ लिया, पर जैकेट फटने से वो गिर पड़ी। जेसन बाहर आया तो उसे धप्पा करके वो वैन लेकर निकल गई। तभी जेसन उसके सामने आ गया, लेकिन वो उसे ठोक पाती इससे पहले वो हट गया। फिर भी उसके लिए ठीक ही था, क्योंकि कम से कम ये निकल तो रही है, ऐसा उसे लग रहा था। अचानक ही वैन बंद हो गई, क्योंकि सारा फ्यूल तो निकाल लिया था बाइकर्स ने। यहाँ जेसन फिर से उसके पीछे लग गया। वो जल्दी से चली गई बांड में, लेकिन जेसन के आने पर वो उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो लटकी थी सीलिंग पर। मौका मिलते ही वो उस पर कूद पड़ी, लेकिन दरवाजा लॉक था, इसलिए भाग वो नहीं सकती। जेसन के अटैक से बचते हुए वो फिर से ऊपर जाकर घात लगाकर बैठ गई, और जेसन के आते ही एक शवल का यूज करके उसे नॉक कर डाला। वो बिना देरी किए उसे फांसी पर लटका देती है, जिससे फाइनली क्रिस को थोड़ी राहत मिली। लेकिन नीचे आकर वो देखती है कि वो अब भी जिंदा था।
फ्री होने के लिए वो अपना मास्क हटाता है तो क्रिस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने जेसन को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसने 2 साल पहले जंगल में इस पर अटैक किया था। ये जानकर अचानक ही उसकी सारी फाइटिंग स्पिरिट गायब हो गई। जेसन उसकी जान ले लेता कि तभी बीच में आ गया अली, लेकिन जेसन ने एक ही झटके में उसका हाथ काट डाला और इस बार कई बार करके उसने उसकी मौत सुनिश्चित कर दी। तभी क्रिस ने हिम्मत दिखाते हुए कुल्हाड़ी उसके सर में घुसा दी, लेकिन वो अब भी नहीं रुका। वो आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ ही देर में चेत हो गया और कुछ इस तरह जेसन के मास्क को मिला उसका आइकॉनिक स्लैश। इस सब से क्रिस बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए वो नाव में बैठकर बहने लगी। अगली सुबह उसकी आंख खुलने पर वो कैबिन के करीब ही मौजूद थी और अंदर से उसे देख रहा था बिना मास्क का जेसन, और इससे उसकी हालत और खराब हो गई क्योंकि वो फिर से इसी तरफ आ रहा था। क्रिस जल्दी से वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी अचानक वो गायब हो गया। वो हैरान थी कि तभी पानी से निकली जेसन की मॉम, जिसका सर उसकी बॉडी पर ही था, और क्रिस को खींचकर वो ले गई पानी के अंदर। लेकिन ये भी था एक बुरा सपना पिछले दोनों पार्ट्स की तरह, और ये सीन पूरा फर्स्ट पार्ट की कॉपी है। पुलिस के आने पर सिर्फ क्रिस ही इकलौती सर्वाइवर थी और वो पूछ रही थी लेक में मौजूद लेडी के बारे में, लेकिन पुलिस को कोई लेडी नहीं मिली क्योंकि वो बस एक बुरा सपना था। वो उसे साथ ले गए और हम देख पाए कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका। इधर जेसन अब भी बांध में पड़ा था। इसके बाद लेक का एक शॉट दिखाकर ये मूवी एंड हो गई। अब जेसन मरा तो है नहीं, ये हम सब जानते हैं, इसलिए आगे क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। सारी किलिंग्स लगातार 2-3 दिनों के अंदर ही हो रही हैं। अब जेसन को उसका आइकॉनिक मास्क भी मिल चुका है, लेकिन अब भी कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तब जाकर आप वो जेसन देखोगे जिसके चर्चे हैं। अभी उसमें टाइम है, लेकिन अब तक आप इतना तो जान ही गए होंगे कि इस फ्रेंचाइज में लॉजिक्स मैटर नहीं करते। ये चलती है सिर्फ अपनी किल्स की वजह से और वही इसकी खासियत है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $2.2 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $36.7 मिलियन, सेकंड पार्ट से ज़्यादातर पैसे लगे इसे 3D बनाने में, जो उस टाइम काफ़ी न्यू था। कई जगह से पता चलता है कि इसका बजट $4 मिलियन था, क्योंकि इसे रिलीज़ करते टाइम भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा था क्योंकि ये 3D थी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी फ्राइडे द 13th के दिन 13 अगस्त 1982 को। घर, बार्न और लेक सब कुछ लोकेशन पर ही बनाया गया था, कुछ भी रियल नहीं था। जो मैन मेड लेक थी उसे ठीक से सील नहीं किया गया था, जिस वजह से शूटिंग के पहले हफ्ते में ही वो लेक खाली हो गई थी, सारा पानी चला गया था मिट्टी में। बाद में वो पूरा सेट यूज हुआ था ट्विस्टेड नाइटमेयर नाम की मूवी में। 2005 में एक हार्डकोर फैन ने घर में मौजूद फेक फायरप्लेस में असली आग जला दी थी, जिस वजह से पूरा घर ही जल गया था। इसके एक डिलीटेड सीन में रिक और क्रिस को घर वापस जाते वक्त रास्ते में मिलता एबल। कई सारे डेथ सीन्स को काटा गया एक्स रेटिंग से बचने के लिए, जैसे कि एंडी की डेथ जिसमें उसकी टांग कट जाती और पूरा पेट खुल जाता, वेरा की डेथ जो बहुत ज्यादा रियल लग रही थी, एडना की डेथ जिसमें बहुत सारा खून बहता, और साथ में चिली और डेबी की डेथ भी ट्रिम की गई। इसके लिए असली कहानी ये थी कि पिछले पार्ट की जेनी यानी कि एमी स्टील ट्रॉमा की वजह से बंद होती मेंटल हॉस्पिटल में, और जेसन उसके पीछे वहीं पर पहुंच जाता। वहां पर वो एक एक करके सारे स्टाफ और पेशेंट्स को मारता। एक आइडिया ये भी था कि जेनी सेल्फ डिफेंस सीख कर फिर से कॉलेज में चली जाती, लेकिन एक दिन उसे पॉल की बॉडी मिलती, जिसके बाद वो लग जाती जेसन को ढूंढने में ताकि उसे मार सके। ये दोनों ही आइडियाज ड्रॉप करने पड़े क्योंकि एमी स्टील ने जेनी का रोल करने से मना कर दिया था। एमी ने सोचा था कि वो कोई अच्छे से रोल्स करके बड़ा नाम बनाएंगी, लेकिन ये फैसला लेकर वो बाद में बड़ा पछताई क्योंकि कोई रोल उन्हें मिला नहीं और कुछ ही सालों में उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह खत्म हो गया। अगर इसमें काम कर लेती तो शायद स्टार बन जाती। ओरिजिनली क्रिस का जो 2 साल पहले जेसन के साथ जंगल में एनकाउंटर हुआ था, उसमें जेसन क्रिस को सेक्सुअली असॉल्ट करता। इस पार्ट के साथ ये सीरीज एंड होने वाली थी, इसलिए जेसन को विक्टिम से एक रेपिस्ट बनाया जा रहा था ताकि ऑडियंस उसके मरने से खुश हो। अगर रेपिस्ट दिखा के उसे मारेंगे तो ऑडियंस दोबारा उसे कभी देखना नहीं चाहेगी, ये पूरा आइडिया था। लेकिन बहुत ज्यादा डार्क होने की वजह से इस आइडिया को भी काट दिया गया। ये आइडिया बैकफायर भी कर सकता था क्योंकि जैसा हमने देखा है कि जेसन मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं करता, उसे मारता है, किसी को असॉल्ट नहीं करता। ओरिजिनल एंडिंग में क्रिस अगली सुबह बोट में जागती, फिर उतर कर जाती घर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजा तोड़कर जेसन निकलता और मशाटी से उसका सर काट कर अपने हाथ में पकड़ लेता। इस सीन में हम जेसन का ओरिजिनल लुक भी देख पाते, जिसे डिजाइन किया था स्टैन विंस्टन ने, और वो काफी भयानक था। बाद में जब इस एंडिंग को काट दिया गया तो जेसन का लुक भी बदल दिया गया, जो कि हमने देखा फिल्म में। हालांकि एक सीन में हम ओरिजिनल जेसन का फेस देख पाते हैं, जब स्टार्टिंग में वो होता है स्टोर के बाहर, वो है असली स्टैन विंस्टन वाला लुक। एक एंडिंग और भी थी जिसमें अली भी बच जाता। क्रिस और अली दोनों वहां से निकल जाते और जेसन भी बचकर निकल जाता क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी ना मिलती। ये दोनों ही एंडिंग शूट हुई थी। ओरिजिनली जब वेरा और शैली स्टोर से वापस घर आते तो बाइकर गैंग उनका पीछा करती, लेकिन ये सीन शूट नहीं हुआ। इस फ्रेंचाइज की एकलौती फिल्म है जिसमें किसी ने भी जेसन का नाम नहीं लिया। इसमें एक बार भी जेसन का जिक्र हुआ नहीं। इस फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जिसमें जेसन की शुरुआत होती है बिना मास्क के। बाकी इसके अलावा 2 और हैं, पार्ट 6 और पार्ट 8।
ये इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जिसमें जेसन का हॉकी मास्क यूज हुआ, लेकिन इसके बाद वो यूज हुआ आने वाली हर एक मूवी में। हॉरर जॉनरा के अलावा अमेरिकन सिनेमा और पॉप कल्चर में वो मास्क एक बहुत बड़ी चीज बन चुका है। उस मास्क के लिए जिम्मेदार है मार्टिन जे सैरडॉफ, इस फिल्म के 3D इफेक्ट सुपरवाइजर। उनके पास हमेशा एक बैग रहता था जिसमें हॉकी का सामान होता था, क्योंकि वो बहुत बड़े हॉकी फैन थे। जब जेसन के लिए मास्क टेस्ट हो रहे थे तो मार्टिन ने वो हॉकी मास्क निकाला, जिसकी लुक स्टीव माइनर को काफी पसंद आई और ये आ गया फिल्म में। वो मास्क जेसन ने पहना फिल्म में 1 घंटा पूरा होने पर। इस फिल्म में 2 मास्क यूज हुए, एक तो टाइम के साथ खो गया, लेकिन दूसरा आगे भी यूज हुआ 4th और 5th पार्ट में। इस फिल्म में जेसन को प्ले किया रिचर्ड ब्रोकर ने। रोल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि स्टीव माइनर को एक बड़ा सा आदमी चाहिए था और वो थे 6 फुट 3 इंच, पर वो उतने बल्कि नहीं थे, इसलिए कपड़ों के अंदर उन्हें फोम पैडिंग पहननी पड़ी थी और सारे स्टंट्स उन्होंने खुद किए। पिछले एक्टर स्टीव डैश को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यह मूवी शूट हुई कैलिफोर्निया में, ताकि हॉलीवुड एक्सपर्ट्स पास रहे, क्योंकि फिल्म बन रही थी 3D में। स्टीव को बोला गया कि अगर जेसन का रोल करना है तो कैलिफोर्निया आ जाओ, वो भी अपने किराए से। इस बात पे स्टीव ने आपत्ति जताई तो रोल ही रिकास्ट कर दिया गया। मरने से पहले डेबी पढ़ रही थी फैंगोरिया मैगजीन जिसमें गॉडजिला था, लेकिन जो पहला पेज उसने पलटा था वो था टॉम सवीनी के बारे में, जिन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स दिए थे फर्स्ट पार्ट में। और डेबी का दैट सीन टॉम सवीनी को होमेज है। पूरा सीन सेम था, टेक्निक भी वही सेम यूज की गई थी जो कि टॉम सवीनी ने यूज की थी फर्स्ट पार्ट में। फिल्म बेस्ड है गर्मियों में, जबकि ये शूट हुई थी जैन और फेब की सर्दियों में। कई सारे नाइट सीन्स को ट्रिम किया गया ताकि एक्टर्स के मुंह से निकलता धुआं स्क्रीन पर ना दिखे। पहले रिक का नाम था डेरेक, बाद में उसे रिक कर दिया गया क्योंकि रिक में एक अक्षर कम है, ताकि उसे चिल्लाकर आसानी से बोला जा सके। रिक, डेरेक। इसके बाद डेबी यानी कि ट्रेसी सैवेज ने एक्टिंग छोड़ दी थी और वो बन गई थी एक रिपोर्टर, लेकिन फैंस के मेल्स हमेशा उन्हें आते रहे। अपने न्यूड सीन के लिए ट्रेसी काफी हिचक रही थी, लेकिन आज वो उसे देखती हैं खुश होकर। स्टार्टिंग में चल रही न्यूज में बताया जा रहा था कि किलर है एक कुल्हाड़ी चलाने वाला मेनियक, जबकि कुल्हाड़ी से जेसन ने किसी को भी नहीं मारा था पिछले पार्ट में। और न्यूज में जिसकी आवाज आप सुनते हो वो है डायरेक्टर स्टीव माइनर। पॉल क्रैटका ने ऑडिशन दिया था एंडी के रोल के लिए, लेकिन मेकर्स ने उन्हें रोल दे दिया रिक का। लैरी जर्नर को शैली का रोल तब मिला जब एक दिन सड़क के कोने में वो एक हॉरर मूवी के पोस्टर्स बांट रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स ने उन्हें देखा और पूछा कि क्या खुद एक हॉरर मूवी में काम करना चाहोगे। स्टोर में पोस्टर लगा हुआ था 1904 में आई शॉर्ट फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का। उसकी एंडिंग में सीधा कैमरा पर गोली मारी जाती है, जिससे उस टाइम की ऑडियंस काफी हैरान हुई थी कि आखिर ये हुआ कैसे। उसे 3D मूवीज का प्रोटोटाइप माना जाता है, इसलिए इसमें भी एक होमेज दिया गया। चक यानी कि डेविड कैटिम्स को ये फिल्म जरा भी पसंद नहीं आई थी और ये बात उन्होंने जाकर डायरेक्टर स्टीव माइनर को भी बोल दी थी, लेकिन स्टीव ने बोला था कि ये फ्राइडे द 13th फिल्म है, ऊपर से 3D, पैसा तो ये कमाएगी, और उनकी बात सच थी। इसके पोस्टर में हम देख पा रहे हैं कि जेसन शॉर कर्टन के थ्रू किसी को मार रहा है, जबकि फिल्म में ऐसा हुआ नहीं। इसका बॉडी काउंट है 12। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और हर बार की तरह इस फिल्म की सबसे ब्रूटल किल बता के जाना। आई नो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लेट है, इतना गैप मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही लाइन में ये पूरी सीरीज खत्म कर दूं और होपफुली कर भी दूंगा, क्योंकि इसके बाद और भी कई मेजर सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि धीरे धीरे रिवील होंगी। उन्हें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में ऐसे एंटर हो जाए जैसे कि जेसन होता है घरों में। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और जो ट्रेलर ब्रेकडाउन्स रह गए थे वो भी मैं पूरे कर दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।